हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट चैप्टर अध्ययन करेंगे, जिसमें डार्विन का सिद्धांत हमने पिछली बार पढ़ाया था। डार्विन के मुख्य बिंदु पढ़ाए थे। उसके बाद डार्विन की आपत्तियां आता है कि डार्विन के सिद्धांत में भी कुछ आपत्तियां अनेक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की। डार्विन का प्राकृतिकवाद का सिद्धांत बहुत मान्यता प्राप्त था, परंतु इसमें कुछ कमियां भी थीं और कुछ वैज्ञानिकों ने आपत्तियां की। और डार्विन ने मुख्यतः असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस विभिन्नताओं पर बल दिया। एक ये बिंदु बहुत इम्पोर्टेंट था कि डार्विन ने केवल जो नियम दिया उसमें उन्होंने असतत विभिन्नताओं पर बल दिया, और वह भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि किस प्रकार की विभिन्नताएं वंशागत होती हैं, क्योंकि सभी प्रकार की विभिन्नताएं वंशागत नहीं होती। तो एक ये इम्पोर्टेंट बिंदु था कि सभी विभिन्नताएं वंशागत नहीं होती हैं। दूसरा जो बिंदु है वो कायकीय और जननीय विभिन्नताओं में भेद स्पष्ट नहीं किया, यानी वेजिटेटिव और जनरेटिव जो वेरिएशंस थी उनमें भेद स्पष्ट नहीं किया। उत्परिवर्तन या अकस्मात उत्पन्न विभिन्नताओं को अधिक स्पष्ट नहीं किया गया, यानी कि म्यूटेशंस के द्वारा जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उनको भी स्पष्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट जो था वो अत्यधिक विशिष्टीकृत अंगों की व्याख्या डार्विनवाद नहीं करता, जो लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं। जैसे हाथी के लंबे जो दांत होते हैं वो उसको हानि पहुंचाते हैं, बारहसिंगा के सींग। तो स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गन्स हैं वो उनके बारे में डार्विनवाद चर्चा नहीं कर सके। नेक्स्ट है कि अवशेषी अंगों की उत्पत्ति और वंशागति स्पष्ट नहीं कर सका। जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, अवशेषी ऑर्गन्स हैं, इसकी जो ओरिजिन है और इसकी वंशागति कैसे हो पाती है, इसके बारे में कोई स्पष्ट मत नहीं था डार्विन का। और नेक्स्ट इसी में आता है कि जलीय जंतुओं से स्थलीय जंतुओं के उद्विकास को प्राकृतिक वर्ण स्पष्ट नहीं करता है, कि वो कैसे जल से स्थल पे जंतु आ गए, इसके बारे में कोई स्पष्ट थीम नहीं है। और नेक्स्ट है कि योग्यता की उत्तरजीविता को तो स्पष्ट किया, लेकिन योग्यतम के आगमन की व्याख्या नहीं कर सका। योग्यता की उत्तरजीविता ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि पेंजीनवाद द्वारा अर्जित लक्षणों की वंशागति स्पष्ट नहीं हो सकी। नेक्स्ट, योजक कड़ी की व्याख्या भी डार्विन द्वारा स्पष्ट नहीं की गई। जो लिंक होती है एक जाति की और दूसरी जाति के बीच में, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। तो फिर ये सब आलोचनाओं के बाद, कमियों के बाद नव डार्विनवाद के सिद्धांत को बल मिला, जिसमें कई वैज्ञानिक शामिल हुए। डार्विन के सभी आलोचनाओं के कारण ये विवादास्पद रहा और अनेक सुधरे रूप में इसको प्रस्तुत किया, नई अवधारणाओं को शामिल किया, जिसमें हेकल, स्पेंसन, जॉर्डन और हक्सले, म्यूलर, बीजमैन आदि वैज्ञानिक इसमें शामिल थे। उपरोक्त वैज्ञानिकों ने डार्विनवाद में मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, उत्परिवर्तन सिद्धांत, आनुवंशिक विचलन
जीन आवृत्ति आदि पर विचार करके और इसमें परिवर्तन किए और निम्न प्रकार स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। कैसे प्रस्तुत किया ये देखना है। पहला जो पॉइंट इन्होंने दिया सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर के कि सभी अर्जित और आकार की विभिन्नताएं आनुवंशिक नहीं होती और न ही इनकी वंशागति होती है, अतः ये उच्च विकास में कोई महत्व नहीं रखती। सभी जो एक्वायर्ड हैं और मॉर्फोलॉजिकल जो वेरिएशंस हैं वो वंशागत नहीं होती। केवल वे विभिन्नताएं आनुवंशिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं जो आनुवंशिक विभिन्नताओं गुणसूत्र व जीन में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इन्हीं की वंशागति होती है और दूसरों में ये नहीं होती, दूसरों में ये वंशागति नहीं होती। यानी कि इम्पोर्टेंट जो फैक्टर इसमें की पॉइंट है वो गुणसूत्र और जीन है। बीजमान ने अपने जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा जनन और कायिक द्रव्य में भेद स्पष्ट किया। नव डार्विनवाद यह मानते थे कि अनुकूलता अनेक कारकों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जबकि डार्विन का प्राकृतिक वर्ण उसमें से एक कारण है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जनन द्रव्य सिद्धांत और कायिक जो सोमेटिक जो द्रव है वो क्या है और दूसरा जो जेनेटिक द्रव है वो क्या है। जंतुओं के वंशानुगत लक्षण अपने आप वंशानुगत नहीं होते। वास्तव में इन लक्षणों की वंशागति कुछ निर्धारक यानी कारक, कुछ डिटर्मिनेटर्स पर निर्भर करती है। साथ ही जंतु के अंतिम लक्षणों की वंशागति निर्धारकों, जंतुओं की गतिविधियों अथवा विकास के समय उपलब्ध वातावरण की कारकों की आपसी क्रिया का परिणाम है। इसका मतलब जो भी निर्धारक रहे होंगे उन्होंने उस समय नाम निर्धारित नहीं किया, पर उस समय इनके जो आपसी रिएक्शंस है, क्रियाएं हैं, उनके द्वारा जो है वो जंतुओं का विकास, जंतुओं की गतिविधियां माना गया है, वंशागति को माना गया है। जनसंख्या तथा जीन पूल। नेक्स्ट पॉइंट, एक ही जातियों के प्राणियों का भौगोलिक रूप में एक ही स्थान पर समूह जनसंख्या यानी कि समष्टि पॉपुलेशन कहलाती है, और समष्टि के प्राणियों में पाए जाने वाले सभी जीन संयुक्त रूप से उस समष्टि का जीन पूल कहलाते हैं। इनके मध्य जनन संभव है, इसलिए जनसंख्या के संपूर्ण आनुवंशिक भाग चेंज एंड रीचेंज होता रहता है और कभी कभी पड़ोस के सदस्यों के मध्य संकरण होता रहता है। अतः समष्टि का जीन पूल इसकी समष्टि से जीन पूल से संबंधित रहता है। इसमें लगातार सफलिंग होता रहता है और यही कारण विकास में बहुत महत्व रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया योग्य विभिन्नताओं की वंशागति। उत्परिवर्तन और लैंगिक संयोग से वंशागति योग्य विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक पीढ़ी में उत्परिवर्तन के कारण जंतु नई विभिन्नताएं प्रदर्शित करता है। अतः यह परिवर्ती जंतु जीवित रह करके अपनी संतति उत्पन्न करता है, तो उनकी आनुवंशिक नवीनताएं जनसंख्या के पूल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये नवीनताएं आ जाती हैं, आनुवंशिक नवीनताएं जनसंख्या के एक सिस्टम में, पूल में कन्वर्ट हो जाती हैं और अनवरत रूप से सभी सदस्यों में संप्रेषित होती रहती हैं। नव डार्विनवादियों ने अपने मत को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जो बेल्डन का प्रयोग कहलाता है। बेल्डन ने नदी में पाए जाने वाले केकड़े पर अध्ययन किया और उसने नदी के पानी की गति को, विशाल तरंगरोध को कम कर दिया। तरंगरोध में क्रमशः चीनी मिट्टी या कीचड़ कर अधिक जमाव बहुत से केकड़ों की मृत्यु का कारण बन गया। जीवित रहने वाले केकड़ों में अग्र सिर की चौड़ाई नष्ट हुए केकड़े की
फ्रंटोन की तुलना में थोड़ी सी कम पाई गई। फ्रंटोन की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती गई और वह जीन पूल में शामिल हो गई, जो प्राकृतिक वर्ण के प्रभाव की तीव्र गति को दर्शाता है। इसका मतलब इन्होंने केकड़े के उदाहरण से स्पष्ट कर दिया कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो जीन पूल में चला गया और जीन पूल में जाते ही उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन हो गया और वो नई जाति का विकास उसमें से हो गया, जो नव डार्विनवाद के सिद्धांत को पुष्ट करता है। थैंक यू।